हेलो दोस्तों, जैसे कि स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी में। तो इससे पहले हम 12th क्लास के सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा थर्ड चैप्टर जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और यह है आपका सेकंड पार्ट। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे वामपंथ और दक्षिणपंथ कि वामपंथ क्या होता है और दक्षिणपंथ क्या होता है। इसकी मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक छोटी सी वीडियो डाल दूँगी कि वामपंथ क्या होता है और दक्षिणपंथ क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्या आता है कि पेपर में ना इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाएगा वामपंथ दक्षिणपंथ क्या होता है वो बताओ। तो वामपंथ का क्या मतलब होता है कि जो लोग, इसको बोलते हैं लेफ्ट विंग, वामपंथ को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट विंग और दक्षिणपंथ को बोलते हैं राइट विंग। कि जो लोग, वामपंथ का मतलब होता है कि जो लोग एक तरीके से गरीब और पिछड़े जो सामाजिक समूह होते हैं इनके हित की बात करते हैं, उनको कहते हैं वामपंथी। और जो दक्षिण पंथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो दक्षिण पंथ वाले लोग होते हैं वो एक्चुअली जो पूंजीपति जो लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो दक्षिण पंथ होते हैं वो लोग पूंजीपति वर्गों की हित की बात करते हैं। इनका कहने का मतलब ये होता है कि जो पूंजीपति हैं, एक तरीके से मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कोई अपनी कंपनी खोलना चाह रहा है, फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, तो क्या करे कि जो गवर्नमेंट है उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो दक्षिण पंथ क्या करते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं उनके हित की बात करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और वहीं जो आपके वामपंथी जो लोग होते हैं, वामपंथ जो लोग होते हैं वो किन के हित की बात करते हैं कि जो गरीब और पिछड़े जो वर्ग होते हैं वो उनके हित की बात करते हैं, वामपंथ वाले लोग। अब आता है इसमें आज़ादी के बाद अपने देश में कई ऐसे फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से अच्छा, ये जो टॉपिक है इसको हम कल कर चुके हैं, तो इसलिए हम अब इससे आगे का पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विकास की धारणाएं। कल हमने पढ़ा था कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो इस्पात है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिला है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उसने क्या किया था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इस्पात निर्माता होते हैं उनके साथ एक तरीके से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लेते कि आप यहाँ पे आओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ और मतलब हम आपको रोकेंगे नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ये सोच रही थी इससे क्या होगा कि रोज़गार बढ़ेगा और जो भी थोड़ा मतलब एक तरीके से भी पूंजी का निवेश भी होगा। फिर जो आपके जो इस्पात उद्योग थे, इस्पात था वो कहाँ पे था, वो उड़ीसा जो है, उड़ीसा के बहुत अविकसित इलाके में था जहाँ पे आदिवासी जो समूह के जो लोग थे वो रहते थे। फिर वो लोग ये सोच रहे थे आदिवासी कि अगर यहाँ पे यहाँ पे जो उद्योग लग जाएंगे तो क्या होगा, हम तो घर से बेघर हो जाएंगे ना। वो लोग ये सोच रहे थे। वहीं जो पर्यावरणविद होते हैं, मतलब कि जो पर्यावरण से ख्याल करते हैं, वो लोग ये सोच रहे थे अगर उद्योग लग जाएगा इससे क्या होगा कि ये तो पर्यावरण को दूषित कर देंगे। तो हर कोई अपना अलग अलग चीज़ें सोच रहा था। तो आज हम उससे आगे हमारा टॉपिक है विकास की धारणाएं, कि विकास की क्या क्या धारणाएं थीं। अक्सर इन टकराव के पीछे, टकराव का मतलब वो यही बता रहा है कि जो जो एक तरीके से मान लो ए गवर्नमेंट है, बी आपके आदिवासी हो और सी क्या है, सी जो पर्यावरण के जो इन्वायरमेंट को एक तरीके से सुरक्षित रखने के लिए जो लोग होते हैं ये उनकी बात कर रहा है, जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इनके क्या है, आपस में टकराव है ना, हर कोई अलग अलग चीज़ें सोच रहा है। तो अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। मतलब कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक अलग से सोच रही है कि अगर हम यहाँ पे उद्योग स्थापित कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो अविकसित इलाका है यहाँ पे भी एक तरीके से फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, है ना, थोड़े उद्योग स्थापित हो जाएंगे, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत विकास हो जाएगा। वहीं दो राज्य सरकार उसको थोड़ा सा धन भी मिल जाएगा और जो लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट ये सोच रही है। वहीं जो आदिवासी हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एक अलग ही धारणा है, भाई हमारा तो विस्थापन हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। और जो आपका जो सी है, मतलब कि जो आपके जो इन्वायरमेंट को जो लोग सोचते हैं, मतलब जो पर्यावरणविद होते हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे उद्योग स्थापित हो गए उड़ीसा में तो क्या होगा, इससे पर्यावरण जो उसको नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये धारणाएं हैं। तो इन सब के पीछे क्या है, विकास की धारणा है। हर कोई मतलब अपने अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती। ठीक है, इतना कह देने भर से बात नहीं बनती। हर कोई विकास चाहता, मतलब विकास तो हर कोई चाह रहा है ना। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना
बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अलग अलग अर्थ। अच्छा, इसमें क्या बता रखा है कि जो विकास है उसके लिए क्या होता है, विकास का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप मान लो उड़ीसा में मैंने अभी आपको बताया ना कि जो उद्योगपति है उसके लिए जो विकास का अर्थ है वो अलग है। ठीक है, उद्योगपति ये सोच रहा है कि अगर मेरे यहाँ पे मैंने इस्पात उद्योग यहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है, जो स्टील का एक तरीके से मान लो मैंने स्थापित कर दिया, इस्पात को स्टील बोलते हैं, उसका उद्योग यहाँ पे लगा दिया उड़ीसा में, तो क्या होगा, हम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास कर पाएंगे, है ना। उद्योगपति क्या है, वो अपने फ़ायदे की बात सोच रहा है। वहीं जो शहरी उपभोक्ता होता है, एक तरीके से मान लो जो शहरी जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री वगैरह लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा इससे कि थोड़ा सा ना और ज़्यादा मतलब मात्रा में थोड़ा हम कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा शहरी इलाका बन गया ये, है ना, तो वो ये चीज़ हो जाएंगी। वहीं आदिवासियों के लिए विकास क्या था, वो डिफरेंट था। आदिवासी ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे तो हमारा क्या है, हमारा तो रोज़गार छीन जाएगा, हम यहीं क्या है, हम यहीं सही हैं, यहीं हमारा विकास हो रहा है, प्लीज़ हमें यहीं रहने दो। मतलब कि जो आदिवासी हैं उनके लिए विकास अलग था। तो विकास की जो सोच है वो क्या है, वो सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, आदिवासी उसके लिए अलग सोच रहे थे, उद्योगपति के लिए विकास अलग ही था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे इस चीज़ से। आदिवासी को थोड़ा ना इतने पैसे मिल रहे, लेकिन क्या है कि उनका घर एक तरीके से विस्थापित हो जाएगा, मतलब कि वो अपने ही घर से बेठिकाना हो जाएंगे। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। इसीलिए क्या है कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो क्या है, उस पर विवाद तो ज़रूर होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मतलब आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहस हुई। मतलब कि जब आज़ाद हम हो गए तो उसका जो पहला दशक आया, दशक का क्या मतलब होता है, जो 10 साल का टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं 10 साल। जैसे कि मान लो 60 से लेके 70, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम एक दशक। तो एक दशक में मतलब कि बहुत ज़्यादा खूब बहसें हुई विकास को लेके। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। मतलब कि जब हम विकास की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे, तो जो लोग थे ना, जो भारत के जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि पश्चिम, मतलब कि अगर हम विकास करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे पश्चिम देशों में विकास होता है ना, जैसे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें विकास होता है, वैसा ही विकास भारत में भी होगा। ठीक है, सोचते थे वो। विकास का पैमाना पश्चिम मुल्क में है। ठीक है, आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिम औद्योगिकरण देशों की तरह होना। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो भारत के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, विकास का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, आधुनिक होना, मॉडर्न होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना, तब हम क्या कहला जाएंगे, हम तब हम सोचेंगे कि हमारा विकास हो गया। आज तो आप देख ही सकते हो कि हम किस तरीके से मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक होना और साथ में साथ क्या, औद्योगिक देशों की तरह होना, पश्चिम औद्योगिक देशों की तरह होना, मॉडर्न तो होना, लेकिन जैसे कि जो वेस्ट के जो देश हैं वो अपने देशों में जिस तरीके से एक तरीके से उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उस तरीके से विकास, मतलब हमारा विकास होना, मतलब उद्योग स्थापित करेंगे, ठीक है, उद्योग लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न कहलाएंगे। इस तरीके से लोग सोचते थे। माना जाता था कि पश्चिम मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मतलब कि लोग क्या मानते थे कि जो पश्चिम देश है उसकी तरह क्या होता था, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। जिस तरह पश्चिम मुल्कों में आधुनिकीकरण, ठीक है, कि जिस तरह मतलब जो पश्चिम के जो देश है उसमें आधुनिकीकरण हुआ, करण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी। मतलब कि जब हम आधुनिक हो जाते हैं ना, तो जो हमारी जो पहले का एक तरीके से जो सामाजिक चीज़ें चली आती हैं, है ना, वो एकदम टूट सी जाती हैं। अब भारत का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा ना लोग मॉडर्न हो रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है वो ऐसी नहीं है, हमारा जो कल्चर है भारत का वो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी के आप टाइम पे देखोगे ना तो विचारधाराएं भी लोगों की अलग ही है ना। पहले के लोग आप मान लो कि जिस तरीके से आज का जो वस्त्र पहनते हैं लोग, पहले इस तरीके के कपड़े थोड़ा ना पहनते थे। आज तो मतलब बहुत ही अलग चीज़ें हैं।
तो ये क्या है, लोगों का उस टाइम जो भारत के जो लोग थे उनका यही कहने का मतलब था कि विकास का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उद्योगों को स्थापित करना, ये क्या कहलाएगा, ये विकास कहलाएगा। ये भारत के लोग सोच रहे थे। पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय उसी तरह की दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। अब क्या था, अब इसमें दो शब्द बताए हुए हैं, पूंजीवाद और आपका उदारवाद, ठीक है, पूंजीवाद और उदारवाद का उदय। आपको मैं पूंजीवाद बता देती हूँ क्या होता है। पूंजीवाद का मतलब होता है जैसे कि जो आज के जो टाइम पे है, ये पूंजीवादी विचारधारा है, हमें कैपिटलिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। पूंजीवाद का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीवाद में होता है कि प्राइवेट होती हैं चीज़ें, जो कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट होती हैं। कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई हमारे देश का नागरिक अगर वो कोई कंपनी खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं आपका पूंजीवाद। वहीं उदारवाद क्या होता है, उदारवाद में होता है कि गवर्नमेंट का ना बहुत ही या तो गवर्नमेंट का मतलब इतना हस्तक्षेप नहीं, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है उदारवाद में। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। अब जो आधुनिकीकरण है, इसको क्या कहते हैं कि ये भौतिक प्रगति है। भौतिक प्रगति मतलब क्या, भौतिक चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो भौतिक मतलब भौतिक प्रगति, एक तरीके से मान लो आपका जो भौतिक विकास होगा, मतलब जो भी चीज़ें हमारे देश के हम कोई डेवलप करें तो वो चीज़ें हमें देख सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। अब क्या है, आप वैज्ञानिक रूप से भी क्या होगे, बहुत ज़्यादा मतलब वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का, उसका तर्क बुद्धि का मतलब कह सकते हो सेकेंड, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का आप उसका पर्यायवाची माना जाता है। अब वैज्ञानिक तो आपको पता ही क्या होता है ना, साइंटिफिक। तर्क बुद्धि एक तरीके से जो बातचीत करने की जो आपकी वो होती है, ठीक है। अब जो वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना है, अब पर्यायवाची का मतलब आपको पता होगा कि जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं उसका क्या होता है कि पर्यायवाची का मतलब जो एक से अनेक जो शब्द होते हैं ना, पर्यायवाची उसमें तो जोड़ते हैं। तो इसमें यही बता रखा है कि आधुनिकीकरण का क्या मतलब है कि आधुनिकीकरण की समृद्धि को भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक का तर्क बुद्धि पर्यायवाची माना गया है, ठीक है। विकास की ऐसी धारणाओं को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित और विकासशील और अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहेगा। अब क्या बताया हुआ है इसके अंदर, अब क्या है कि जो लोग इन धारणाओं को मानेंगे तभी उसको क्या कहा जाएगा, उसको विकासशील और अविकसित का करार दिया जाएगा। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यही मॉडल अपनाया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि पूंजीवादी और आपका उदारवादी ये क्या होते हैं, कौन से मॉडल होते हैं। जो आपका पूंजीवादी मॉडल होता है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका हस्तक्षेप तो होता है लेकिन बहुत ही नामात्र होता है। मतलब कि जो अमेरिका है उसमें पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया है जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसका क्या अर्थ है कि वहाँ के जो भी मतलब बिजनेसमैन जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो कहाँ पे कोई भी वो कंपनी वगैरह जो भी वो स्थापित कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा उनसे कुछ नहीं बोलेगी कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा उसका हस्तक्षेप नहीं होगा गवर्नमेंट का। वहीं जो आपका उदारवादी मॉडल आता है उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। अब ऐसा कि मान लो कि पूंजीवाद में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। अब प्राइवेट हैं तो क्या होगा, महंगी भी होंगी, है ना। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट भाई बहुत ज़्यादा महंगी भी होगी। अब ये क्या करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग जो भी प्राइस है उसको रखेंगे। अब जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें होता है ना कि अब गवर्नमेंट का उसमें क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी अलग अलग फ़ीस होंगी, बहुत हाई फ़ीस होती है। वहीं आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपकी फ़ीस नामात्र के बराबर ही लगती है। तो पूंजीवाद में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं और सरकार का नियंत्रण इतना नहीं होता। सरकार के जो गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में चीज़ें इतनी नहीं होती। वहीं जो आपका उदारवादी मॉडल होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब पूरा ही चीज़ें जो क्या होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में ही होती है। गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण होता है।
उदारवादी मॉडल में। अब क्या था, अब जब हिंदुस्तान के सामने क्या था, विकास के दो मॉडल थे कि अगर हमें अपना विकास करना चाहिए तो हमें कौन कौन सी जो विचारधारा है, कौन सी विचारधारा अपनानी चाहिए। क्या हमें पूरा जो हमारा देश है उसको उदारवादी कर देना चाहिए। उदारवाद का आप साम्यवाद भी कह सकते हो, ठीक है, समाजवाद भी कह सकते हो। तो क्या है कि उदारवादी पूरा मॉडल अपनाना चाहिए, हमें पूंजीवादी मॉडल अपनाना चाहिए। मतलब कि जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में होनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करना था, अगर हम सारी चीज़ें अगर मान लो हम पूंजीवादी मॉडल को अपना लेते तो उसमें क्या होता कि जो लोग हैं, ठीक है, जो भी अगर कोई अपनी कंपनी स्थापित करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, वो क्या करेगा, वो तो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ का प्राइस रखेगा ना। जैसे कि अगर मैं हरियाणा में रहती हूँ, ठीक है, हरियाणा में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम जो है गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है। अब प्राइवेट स्कूल ज़्यादा तो है लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा। आप छोटी छोटी जगह पे जाओगे ना, हर एक दूसरी जगह पे आपको क्या मिलेगा, प्राइवेट स्कूल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हर जगह आप जाओगे ना प्राइवेट स्कूल मिलेगा, उसकी फ़ीस क्या है, बहुत हाई फ़ीस लगा रखते हैं वो लोग। मतलब अगर मान लो आपके घर से 3 बच्चे जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो भाई उनका तो फिर बेड़ा ही गर्क है ना। उनकी बुक्स के पैसे अलग हैं, फिर फ़ीस के पैसे अलग हैं, ड्रेस के पैसे अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग होते हैं। तो ये ऐसे ही आप समझ लो। तो भारत ने क्या किया कि अगर यार हम सारी चीज़ में अगर हम पूंजीवादी विचारधारा को अपनाएंगे और प्राइवेट का मतलब सारी चीज़ें क्या होगी, फिर तो उसमें प्राइवेट होगी, फिर लोगों का विकास कैसे होगा, लोग तो वैसे ही इतने गरीब हैं। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर मान लो कि हम अभी समाजवादी मॉडल अपनाते हैं या फिर उदारवादी मॉडल अपनाते हैं, अगर हम भी चीज़ों को अपनी स्थापित करेंगे तो हमारा भी पैसा बहुत लगेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और इतना गवर्नमेंट के पास उस टाइम पे पैसा भी नहीं था। तो फिर जो भारत क्या था, भारत ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल है उसको अपनाते हैं, ठीक है। अब जो आपका जो दूसरा मॉडल है जिसको बोलते हैं आप उदारवादी मॉडल, ये कहाँ पे था, ये आपके जो रूस है उसको पहले सोवियत संघ बोलते थे। जो 12th क्लास का ये आपकी जो फर्स्ट बुक है ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि उसको सोवियत संघ क्यों कहते थे, रूस को पहले। तो अब इसमें क्या बताया हुआ है कि भारत ने क्या किया, आधी चीज़ तो उसने उदारवाद की ले ली, ठीक है, आधी चीज़ तो उसने समाजवाद की ले ली, और आधी चीज़ उसने क्या किया, पूंजीवाद की ले ली। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट कंपनियां भी, प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो भी करेंगे, और वहीं आपका जो उदारवाद है उसको भी अपनाएंगे। मतलब दोनों मॉडल को अपनाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जैसे कि मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और वहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट में, मतलब कि दोनों होंगी, इसको बोलते हैं। तो भारत ने कौन से मॉडल को अपनाया, मिश्रित मॉडल को अपनाया। मतलब कि आधी चीज़ उदारवाद की, मतलब आधी चीज़ आपका समाजवाद है, समाजवाद, उदारवाद या साम्यवाद, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही है। तो आधी चीज़ हमने समाजवाद की अपनाई और आधी चीज़ें हमने पूंजीवाद की अपनाई। तो भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया। यूरोप के अधिकतर देशों में क्या है, जो यूरोप के जितने भी देश हैं उसमें क्या है, उसमें जो अमेरिका है उसमें कौन सा मॉडल अपनाया गया है, यही जो पूंजीवादी मॉडल है इसी को अपनाया गया है, ठीक है, यूरोप के जितने भी देश हैं। दूसरा समाजवादी मॉडल, ठीक है, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का दौर चला। मतलब कि अब तो क्या है, इस चैप्टर को हटा दिया है शीतयुद्ध का दौर, लेकिन पहले क्या था, एक आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था जिसको बोलते थे शीतयुद्ध। अब ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम उसी बुक में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर क्या था, क्यों था। अभी हम इस चैप्टर पे ही रहते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत संघ मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। अब क्या क्या है कि जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान की जो एक दोस्ती है ना, वो हमेशा सोवियत संघ से रही है। मतलब कि जो रूस है उससे रही है। जो नेहरू जी थे ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे, मतलब जो समाजवादी मॉडल है उससे। तो जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया कि आधी जो चीज़ थी वो आपके समाजवादी मॉडल की अपनाई और आधी चीज़ थी जो पूंजीवादी मॉडल की अपनाई। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या था, ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू जी तक शामिल थे। मतलब कि जो भारत की जितनी भी पार्टियां थी वो क्या थी, जो समाजवादी मॉडल था उसका सपोर्ट करती थी।
अमेरिका तर्ज के पूंजीवादी विकास के परोपर कम थे, मतलब पैरोकार कम थे, मतलब कि पूंजीवादी मॉडल को वो कम पसंद करते थे। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में तो पहले से ही गरीबी है। अगर हम पूंजीवादी मॉडल का अपना लेंगे तो लोग क्या करेंगे, जिन्होंने कोई कंपनी खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, वही वो तो उसकी फीस हाई रखेंगे ना। तो फिर यहाँ के लोग विकास कैसे कर पाएंगे अपना, कैसे सब एक बराबर आ पाएंगे। तो इसीलिए क्या था कि जो भारत के लोग थे वो कम पसंद करते थे जो पूंजीवादी मॉडल है उसको। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबंधित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ादी के बाद भारत के आर्थिक सरोकार अंग्रेज़ी हुकूमत और आर्थिक सरोकार में एकदम अलग होंगे। अब क्या बता रखा है कि जो भारत था, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही भारत के जो नेता थे उन्होंने क्या सोचा था कि हमारा जो विकास का मॉडल होगा वो कैसा होगा, अंग्रेज़ों से बिल्कुल विपरीत होगा। ठीक है, हम जैसे अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया हम उस मॉडल को नहीं अपनाएंगे। जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना मॉडल है उसे हम नहीं अपनाएंगे। हमारा जो मॉडल होगा वो एकदम क्या होगा, अलग होगा अंग्रेज़ों के मॉडल से। आज़ाद भारत की सरकार अच्छा ये हो गया। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेज़ हुकूमत तथा संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। अब क्या था कि जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो क्या करती थी कि वो कुछ ही लोगों के लिए काम करती थी। ठीक है, जो मान लो एक तरीके से कुछ व्यापारिक बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनके हितों के लिए ही काम करती थी। लेकिन भारत जो आज़ाद होगा, ठीक है, जो भारत सरकार होगी वो क्या करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी, वो सबके हितों के लिए काम करेगी, ऐसा सोच रहे थे ये लोग। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। अब क्या था कि जब आज़ादी के टाइम पे जो आंदोलन हो रहे थे तो उसमें ये बात साफ कर दी गई थी कि जो भाई गरीबी मिटाना और जो सामाजिक आर्थिक जो चीज़ें हैं इनको मिटाने का जो पुनर्वितरण होगा, मतलब एक तरीके से मान लो गरीबी बहुत ज़्यादा थी हमारे देश में उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण भी होता, मतलब क्या था कि लोगों के पास ना, एक तो एजुकेटेड नहीं थे तो लोगों के पास इतना काम नहीं था, ज़्यादातर लोग क्या थे कृषि पे निर्भर थे। और समाज में इतनी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो छुआछूत थी। ठीक है, ऊंची जात नीच जात ये सारी चीज़ें थी। तो मतलब क्या था, इनको दोबारा से हमें पुनर्वितरण करना था, मतलब उसको दोबारा से बनाना था, एक तरीके से आप कह सकते हो इन पे काम था। तो सरकार ने सोचा ये जिम्मा किसका होगा, ये जिम्मा सरकार उठाएगी। नेताओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकीकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना सर्वाधिक ज़रूरी था। अब क्या था कि अब ये जो सोच थी कि भाई हम तो क्या करेंगे, गरीबों के हित की बात करेंगे और हम जो समाजवादी मॉडल है उसको अपनाएंगे। लेकिन कुछ जो नेता थे, कुछ जो ये कहते हैं ना गिने चुने नेता थे, वो क्या मानते थे, वो कहते थे कि भाई कि ये जो चीज़ें, मतलब कुछ जो नेता थे वो कहते थे कि कृषि का विकास करना ग्रामीण क्षेत्रों में दूर करना। हाँ, अब इसमें ये बताया हुआ है आपका, इस पे ये जो चीज़ थी इस पर बहस चल गई। कुछ जो नेता थे वो तो ये कहते थे कि भाई जो आपको कृषि का विकास सबसे पहले हमें करना ज़रूरी है। जो ग्रामीण इलाके, जो गांव के जो इलाके हैं उसमें गरीबी को मिटाना सर्वाधिक ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग अलग सोचते थे, वो कहते थे कि आपको औद्योगिकरण अपनाना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था वामपंथी और दक्षिणपंथी। उसमें मैंने शुरू में बताया था कि जो वामपंथी के जो लोग हैं वो क्या कहते थे, वो किस चीज़ को मानते थे कि वो गरीबी मिटाने की बात करते थे, वो गरीबों के हित की बात करते थे। अगर कोई गवर्नमेंट जो कोई नीति लेके आ रही है वो उसके हित की बात करते थे। लेकिन वहीं जो आपके दक्षिणपंथी के जो लोग थे वो किसकी बात करते थे, वो जो बिजनेसमैन हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो उनके हित की बात करते। तो ऐसे ही इसमें बताया हुआ है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, गरीबों के हित की बात करेंगे, जो सामाजिक आंदोलन है उसका, सामाजिक आर्थिक जो पुनर्वितरण है वो करेंगे, गरीबी मिटाएंगे। तो इस चीज़ पे क्या हुई, बहस हुई। और बहस हुई, इसमें ये बता रहा कि सबके अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू थे। नेक्स्ट इसमें है फिर आता है एक योजना आयोग। इसी को पढ़ते हैं हम, योजना आयोग।
योजना आयोग, ठीक है। अब क्या था कि जैसे कि मान लो योजना आयोग क्यों बनाया था, योजनाएं बनाने के लिए। मतलब कि जो भारत विकास करेगा ना, ये नहीं है कि हमने बोल दिया कि चलो गवर्नमेंट ही सारा काम करेगी, बोल दिया कि चलो हमें अब क्या करना है, हमें कृषि का विकास करना है। अब कृषि विकास करने के लिए मान लो गवर्नमेंट भूल गई, उसे और भी काम है और भी चीज़ें, वो काम क्या रुका हुआ है, एक साल तो अच्छा चला, फिर दूसरे साल रुक गया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक योजना आयोग होना चाहिए, ठीक है, जो क्या करे कि ये योजनाएं बनाए और काम करे कि अब हमारे देश में किस चीज़ की कमी लग रही है, अब किस पे विकास करने की ज़रूरत है। तो प्रॉपर क्या हुआ कि एक योजना आयोग का गठन किया गया। भारतीय इसमें है आपका योजना आयोग का जिक्र इस किताब में। पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की पुस्तक पढ़ी थी। पिछले साल का मतलब है आपने 11th में। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? मतलब अगर आपने बुक पढ़ी थी, क्या आपको पता है इसमें योजना आयोग का जिक्र आया था या नहीं पॉलिटिकल साइंस की? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों तथा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। अब क्या है कि जो बुक थी आपने 11 पढ़ा, उसमें कहीं भी जो योजना आयोग उसका जिक्र ही नहीं था। योजना आयोग की स्थापना, अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन आ जाएगा योजना आयोग पे टिप्पणी करो कि योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, इसी में से आपको नोट्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ एक लाइन पे लगा सकते हो कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने भारत सरकार ने की, ठीक है। अब यहाँ पे आप की लगा सकते हो, भारत सरकार ने की या 1950 में हुई। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो योजना आयोग है उसका उद्देश्य क्या है, उसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है, ये आयोग क्या करता है, एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। एक होता है ना सलाहकार, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अब किस चीज़ पे विकास करना चाहिए, है ना, अब कौन सी चीज़ें जो भारत में कमी पड़ रही है, इस चीज़ की भूमिका निभाता है कौन, योजना आयोग। और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावित हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। अब क्या है कि योजना आयोग ने तो बोल दिया कि भाई क्या है कि आपको अब कृषि पे विकास करने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन कृषि में विकास करने की ज़रूरत है। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें लानी पड़ेगी, कृषि को और ज़्यादा अच्छा प्रभावित बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें क्या करी, मंत्रिमंडल में पेश करी। किसने, जो योजना आयोग उसने, ठीक है। लेकिन जब तक ये जो मंत्रिमंडल है, जितने भी जो मंत्रिमंडल होते हैं वो मंजूरी दे सकते हैं, तभी वो प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। जो संविधान है भारत का, उसने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 था लेकिन उसमें से एक अधिकार जो है उसको हटा दिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको ना नीति निर्देशक सिद्धांत बताऊंगी। मेरे एक भैया थे जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने बोला था कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका उन्होंने बहुत सीधा सा एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि मान लो कि जो नेता जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो हमारे ना जब वोट मांगने आते हैं तो हमसे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके इधर बिजली लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, रोड बनाएंगे, है ना। अगर वो जब इलेक्शन मान लो वो जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो काम नहीं करते तो उसके खिलाफ हम अदालत में नहीं जा सकते, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाएगा। मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांत में ये कि हम ना कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई जो ये जो नेता था इसने हमसे पहले बोला था कि ये जीत जाएगा और जीतने के बाद क्या करेगा, हमारी सड़क बनवाएगा, अब इसने नहीं बनवाई तो क्या करेगा, हम अदालत में नहीं जा सकते उसके लिए। तो इसको हम सीधा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। नीतिक निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसी समाज रचना बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। अब इसमें क्या बताया हुआ है आपका, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि जो अनुप्रमाणित है उसका क्या अर्थ होता है,
जो सजीव चीज़ हो, जिसमें एक तरीके से प्राण हो, ठीक है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो राज्य होगा वो क्या करेगी, वो समाज की रचना करेगी। कैसे? ऐसे समाज की रचना करेगी जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है। जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ऐसे समाज की रचना करेगी कौन? गवर्नमेंट। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अनुप्रमाणित हो। लेकिन ये एक चीज़ क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से, मतलब कि ये जो चीज़ है भलाई जो होगी वो क्या होगा कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अणुप्रमाणित हो। मतलब क्या हो? उसमें जीवन होना चाहिए, तो इसमें प्राणवान हो। ये नहीं है कि कह दिया और हुआ नहीं। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा, ठीक है। अब जो बोला गया कि राज्य इस नीतियाँ बनाएगा और लेके आएगा। अब क्या है कि जिसको हम पहले योजना आयोग कहते थे ना, योजना आयोग, अब उसका नाम 2015 में चेंज करके क्या रख दिया? नीति आयोग। अब उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर, मतलब कि है तो वो योजना ही जो नीति आयोग है उसका काम भी योजना ही बनाना है, लेकिन उसका नाम चेंज करके एक तरीके से उस स्थान पे क्या रख दिया? योजना आयोग का नाम नीति आयोग रख दिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है। नीति आयोग की एक तरीके से मान लो ये फुल फॉर्म होगी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। कब संस्था की स्थापना करी? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना करी नीति आयोग की। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपके पता रखा इसमें नियोजन, ठीक है। टॉपिक कौन सा है? नियोजन। नियोजन आपको बताइए, योजना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्लान करना, है ना। अब इसमें तो बताया नियोजन। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का कामकाजी निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए ज़रूरी है वह विकास का एक खाका और योजना तैयार करे। अब क्या था कि सब लोग क्या थे, इस चीज़ पे राज़ी नहीं थे कि हम किसी एक विचारधारा वाले मॉडल को अपनाएं, क्योंकि अब क्या है, आज़ाद एकदम हिंदुस्तान हुआ है। हम जो अब क्या निजी हाथों में तो नहीं दे सकते ना एकदम विकास का जो मॉडल है उसको, क्योंकि अगर हमने निजी हाथों में दे दिया तो जो भाई जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे? वो तो अपनी कमाई करेंगे, है ना। वो तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में भी जा रही है जनता तो उससे खूब पैसे लूट रहे हैं। मर भी गया इंसान तब भी उसको ऐसे लिटा के रखा हुआ है। गब्बर मूवी में देखे हैं ना चीज़ें हमने, तो ये रियल लाइफ में भी होता है। तो यही चीज़ था कि जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो सब कुछ निजी हाथों में दे दें। तो सरकार के लिए ज़रूरी है वो अब कुछ चीज़, मतलब कुछ एक नया मॉडल तैयार करे, कुछ एक योजनाएं बनाए, खाका कुछ तो तैयार करे विकास का। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। मतलब कि जो अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण था, मतलब अब क्या है कि भाई पहले तो जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी? ये हाथों में थी आपके जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके। लेकिन अब क्या है, अब जब इसका हम दोबारा से पुनर्निर्माण करेंगे तो उसका जो विचार है ये कब से था? 1940 और 1950 के दशक में था। अब पूरा देश समर्थन कर रहा था कि मतलब क्या करो आप इसको अर्थव्यवस्था को, अगर आप अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हो, आप पुनर्निर्माण कर रहे हो, तो उसका समर्थन मिला हुआ है, जन समर्थन। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था और जापान और जर्मनी ने युद्ध की भीषणता झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति कर ली थी। अब क्या है, अब इसमें बताया यूरोप में भी महामंदी आई, ठीक है। उन्होंने भी जो विचारधाराएं अपनाई हुई थी वो सब किसी न किसी चीज़ का शिकार हुई। जापान और जर्मनी में क्या था? युद्ध की भीषण। अब आपको पता होगा कि जो पहला जो आपका युद्ध था वो कब हुआ था? वर्ल्ड जो वॉर था 1914 से लेके 1918, ठीक है, ये 18 तक चला। फिर जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ था? 1939 से शुरू था वो और 1945 तक वो चला था। अब क्या था, अब जापान और जर्मनी भी लड़ रहे थे इस वॉर में, है ना। मित्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पड़ा ही होगा। तो जापान और जर्मनी में क्या था? युद्ध की भीषण अच्छा, जापान में तो क्या था कि जो अमेरिका था उसने परमाणु हमला भी कर दिया था।
लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी क्या हुआ, जर्मनी और जापान ने खुद को एकदम अर्थव्यवस्था जो थी दोबारा से मजबूत कर ली। वहीं सोवियत संघ में भी क्या था, 1930 और 1940 के दशक में बहुत ज़्यादा कठिनाई भरी आई थी, लेकिन उसने तब भी आर्थिक प्रगति कर ली। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह गई थी। अब क्या था कि दो जो विचार थी वो सामने थी। एक थी आपकी, जिसको कहते हैं हम पूंजीवादी, और एक थी आपकी समाजवादी मॉडल। अब जो आपका जो पूंजीवादी मॉडल है वो किसका था, वो अमेरिका था, और जो समाजवादी मॉडल है वो किसका था, वो आपका सोवियत संघ का था। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो योजना आयोग ये बहुत ज़्यादा आकस्मिक आविष्कार है, किसी भारत में ही बना है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग देशों में बना हुआ है अपने अपने, है ना, अलग अलग देशों में भी ये बना हुआ था जो योजना आयोग है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होंगे, क्योंकि भाई किसी भी देश को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो योजना आयोग उन्होंने बनाया होगा ना। दरअसल ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यम नियोजन के पक्ष में नहीं होते। अब क्या बता रखा है कि भाई जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारिक वर्ग के जो लोग होते हैं, वो क्या होता है, नियोजन के पक्ष में नहीं है कि हाँ कोई नियोजन नहीं करते, वो कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करते। वह एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं और जहाँ पूंजीपतियों के बहाव में सरकार का कोई अंकुश ना हो। अब जो आपके जो उद्योगपति होते हैं वो क्या चाहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। मतलब उनको ना, जो आपके पूंजीपति हैं, जो बिजनेसमैन है, वो ये नहीं चाहते कि जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप करे अगर हम कोई भी चीज़, कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं उसमें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपति का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन क्या है, भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में क्या हुआ, बहुत बड़ा उद्योगपति का जो एक तबका था वो खड़ा हो गया और उसने क्या बोला, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया कि हम किस तरीके से नियोजित चीज़ों को करके नियोजित चीज़ों को करके विकास कर सकते हैं। उसने एक प्रस्ताव रखा, किसके पास, जो गवर्नमेंट है उसके पास। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन में आता है वो बॉम्बे प्लान क्या है, बॉम्बे प्लान कब हुआ था। तो 1944 में आपका बॉम्बे प्लान हुआ था। जो जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से एक उन्होंने प्लान बनाया, ठीक है, वो कुछ योजना वगैरह बनाई और वो किसके पास ले गए, गवर्नमेंट के पास लेके गए। इसको बॉम्बे प्लान्स कहा जाता है। बॉम्बे प्लान्स की मंशा थी सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। मतलब कि अब जो हमारे भारत के जो क्या थे, कुछ उद्योगपति थे, वो एक प्लान को लेके गए किसके पास, गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने सरकार से बोला कि आप क्या करो, औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कुछ बड़े कदम उठाओ। इस तरह चाहे दक्षिण पंथ हो अथवा वाम पंथ हो, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पे चले। मतलब कि जो वाम पंथ हो चाहे दक्षिण पंथ हो, लोग चाहते थे नियोजित, मतलब एक योजना बनाकर चले। मतलब किसी भी पहले एक चीज़ पे विकास करें, कुछ भी योजना के तरीके से, क्योंकि अगर हम प्लान करके चीज़ों को चलेंगे ना, तब भी हम क्या करेंगे, उस विकास तक पहुँच सकते हैं जो हम चाहते हैं। क्योंकि अब जैसे कि हम भी देख सकते हैं, हम जब क्लास 12th में, मान लो 12th में हमारे जो पेपर का जो टाइम पीरियड होता है पूरा 1 साल का होता है, क्योंकि पूरा बुक वगैरह पढ़ने में मान लो हमें पूरा 1 साल लग जाएगा, है ना। मान लो 6 महीने में हमने कोई बुक कंप्लीट कर ली, अब 6 महीने उसको रिवीजन के लिए भी तो चाहिए। तो 1 साल के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करेंगे तभी तो हम पेपर देंगे, फिर पास होंगे। तो ऐसे क्या था, हमें एक योजना की ज़रूरत थी। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। योजना आयोग अस्तित्व में आया 1947 में, भारत आज़ाद हो गया था आपका, है ना। फिर उसके बाद संविधान बना, संविधान बनने के बाद योजना आयोग आया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। अब जो योजना आयोग के अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी। तो नेहरू जी जो योजना आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। अब क्या था कि जो योजना आयोग था, इसका क्या काम था कि भारत अब कौन सा विकास करेगा सबसे पहले, है मतलब कौन सा रास्ता अपनाए, कौन सी रणनीति अपनाए। तो ये जो योजना आयोग है इसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई और प्रभावशाली भूमिका भी निभाई। अब क्या है, शुरुआती कदम।
कि अब शुरुआती कदम क्या रहे। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी 5 वर्षीय योजना का विकल्प चुना। मतलब क्या था कि जो रूस में भी क्या था, पंचवर्षीय योजना थी। मतलब कि 5 सालों तक हम क्या करेंगे, किसी एक ही चीज़ पे विचार करेंगे। तो योजना आयोग थी, उसने भी क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प रखा, मतलब कि ऑप्शन रखा। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों तक के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। अब क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, अब योजना आयोग इसने बोला कि हम क्या करेंगे, 5 सालों तक किसी एक चीज़ पे काम करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी क्या करेगी, उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करे कि उसमें मतलब अगले 5 सालों तक उसकी आमदनी खर्चा जो भी होगी उसकी योजना होगी, उसमें मतलब योजना होगी एक तरीके से, कितना खर्च होगा, ये सारी चीज़ें। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजटों को 2 हिस्सों में बांटा गया। मतलब क्या था कि जो योजना बनाई गई, अब इसमें ना केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, इनका जो बजट था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैन दिन मदों पर खर्च करना होता था। इसका क्या मतलब है कि एक तो योजना था गैर योजना, मतलब गैर योजना कौन सा, कि हम कोई भी किसी भी चीज़ पर हम योजना नहीं बना रहे, ठीक है, बस वो क्या है कि अगर ज़रूरत की चीज़ है तो उस पर हम खर्च कर दे रहे हैं। इसके अंतर्गत सालाना मतलब साल का आधार पर दैन दिनों में मदों पर खर्च करना था। मतलब इसका मतलब था कि सालाना अगर ठीक है तो जो भी अगर दिन में थोड़ा सा खर्च हो जा रहा है ना, साल में इतना भी खर्च हो रहा है, इस टाइप का। दूसरा हिस्सा था योजना व्यय का। मतलब व्यय मतलब क्या बता रखा है, योजना व्यय, कि एक तरीके से मान लो हमारे पास पैसा है, मान लो हमारे पास ना पैसा है, ठीक है, मान लो हमारे पास 10 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे, अब भाई मान लो हम 4 लाख रुपए क्या करेंगे, जो हमारे जो एक साल में मान लो हमने 6 महीने के लिए रख लिया है, और बाकी के जो 6 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 10 करोड़ रुपए अगर मान लो हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 लाख रुपए तो हम अपने एक साल के लिए रख लेंगे, और जो हमारे पास 6 करोड़ रुपए हैं उसको क्या करेंगे कि जो अगले आने वाले हमारे 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, उसके खर्च करने के लिए रखेंगे। उसमें कितना कितना खर्चा आएगा। जैसे कि मान लो कि हम कभी घर वगैरह बनवाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले से पैसा जोड़ के रखते हैं, है ना, या फिर कोई शादी वादी होती हो तो उसके लिए भी क्या करते हैं, पहले से पैसे जोड़ के रखते हैं। तो हम एक दिन में या साल में पैसे हम थोड़ा सा कंजूसी करके खर्च मतलब उसको रखते हैं अपने पास, ताकि हम उस आने वाले टाइम के लिए हम यूज़ कर सकें। तो ऐसे ही इसमें हुआ। तो एक चीज़ तो क्या था, योजना आयोग में जितना भी खर्चा होगा, हम जो योजना बना रहे हैं 5 सालों के लिए, उसमें जितना ही पैसा खर्च होगा उसके लिए एक अलग खर्चा था, मतलब अलग पैसे थे, अलग मतलब व्यय था, मतलब कि क्या क्या खर्चा आएगा वो। और गैर योजना मतलब कि जिन चीज़ों के लिए हमने योजना नहीं बनाई है उनके लिए एक अलग खर्चा था। योजना में तय किए गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इससे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। मतलब कि योजना आयोग में जो भी प्राथमिकता दी, जैसे कि मान लो अब इसमें क्या बताया हुआ है, जो 5 सालों के अंदर जो भी हम पैसा खर्च करेंगे ना, किसी भी अगर योजना बनाई हमने, मान लो 5 सालों पे हम इस चीज़ों पे काम करेंगे, तो उसमें जो जो व्यय होगा उसके लिए हमने पहले से पैसे तैयार कर लिए कि इसके अंदर इतना पैसा लगेगा, इसमें ये पैसा लगेगा, ये वो पहले से तैयार कर लेते हैं ना हम। मान लो अगर हम कहीं शॉपिंग पे जाना है या घर के खर्च के लिए सामान लेना, तो पहले हम लिस्ट बनाते हैं, कि लिस्ट बनाएंगे कि अच्छा ये लेना, ये लेना, ये लेना, फिर उसका टोटल अमाउंट देखेंगे कितना हुआ, फिर उसके बाद हम सामान लेने जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। अब क्या बता रखा है कि अर्थव्यवस्था से जो हमने योजना बनाई उससे एक फ़ायदा था कि एक लंबी और एक बहुत बड़ी तस्वीर है। अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। अब क्या बता रखा है, 1951 में प्रथम योजना प्रारूप जारी हुआ। कि जो योजना आयोग है वो बना कब, वो बना 1950 में, और उसकी ने जो पहली पंचवर्षीय जो योजना लागू करी वो कब करी, 1951 में, मतलब कि ठीक 1 साल बाद। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस बेस पे था, उसका क्या मतलब किस चीज़ पे हम अपना सबसे पहले विकास कर रहे थे, वो था आपका कृषि। प्रारूप जारी हुआ इसी साल नवंबर में। इसे योजना आयोग वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमारहार्मी का माहौल पैदा हुआ।
जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेताओं ने योजना के दस्तावेज पर व्यापक बहस मुहासा चलाया। अब क्या बता रखा है कि जो योजना आयोग है उसने क्या किया, अपना पहला दस्तावेज मतलब एक तरीके से मतलब जारी कर दिया। तो उस पर बहुत सारे जो लोग थे, हर क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ज़्यादा बहस उस पर चली। नियोजन को लेकर देश में जो महागर्मी, एक तरीके से गर्मा गर्मी जो पैदा हुई, वो 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। अब क्या था, जैसे कि मान लो पंचवर्षीय जो योजना आयोग थी उसने कोई योजना निकाली कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कृषि के क्षेत्र में विकास करेंगे, है ना। तो उस पर जो इस क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से उनमें बहस पैदा हो गई। वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना की चरम पर पहुंच गई थी, मतलब बहुत लंबी चली थी वो जो बहस थी। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 पर से लागू हुई थी, ठीक है। लेकिन इस वक्त तक नियोजन का न्यापन एक हद तक मंद पड़ गया था। अब क्या था कि पहली पंचवर्षीय योजना एकदम सही चली, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना भी एकदम सही चली, और फिर जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी आपकी ठीक ठाक चली थी। फिर जब चौथी आई ना योजना, पंचवर्षीय योजना, उस टाइम पे क्या था, एक तो भारत का 1962 में युद्ध हो गया, फिर 1965 में युद्ध हो गया। तो वो क्या हुआ कि जो पंचवर्षीय योजना थी वो थोड़ी सी मंद पड़ गई, क्योंकि वॉर हो गए थे ना उस टाइम पे। अब कैसे बता रखा है कि जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1966 से क्या थी, चालू होनी थी। लेकिन क्या आता है कि इस टाइम पे भारत क्या आता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट की चपेट में आ जाता है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ी देर विराम देने का फैसला किया। अब जो गवर्नमेंट थी वो उसने क्या सोचा कि अभी क्या है, हमारी अभी अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है। एक तो 2 वॉर हो गए हैं, एक चीन से हुआ था 1962 में, एक 1965 में हुआ था। तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकटों की चपेट में आ गया था। तो जो हमारी सरकार थी उसने क्या सोचा कि अभी हम क्या करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है उस पर थोड़ा सा विराम दे देते हैं। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। अब क्या बता रखा है इसमें कि लोग बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे थे, लेकिन जो आलोचनाएं कर रहे थे वो थोड़ा सा सच है, क्योंकि इस वक्त तो भारत की जो आर्थिक वो क्या है, मतलब थोड़ा सा ना लो हो गया था। जैसे कि मान लो आर्थिक विकास, थोड़ा सा आर्थिक जो हम चीज़ें कर रहे थे वो थोड़ा संकट में आ गई थी, अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी सी लो हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब बता रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये क्या आता है आपके चैप्टर में आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस बेस पे थी, किस आधार पे थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कि कब से थी कब तक, 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है, 1956 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश थी कि देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। अब जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसका मतलब एक तरीके से उसका विकास मतलब किस उस पे थी, वो किस सोच में थी कि जो हमारे देश में जो गरीबी फैली हुई है ना, उसका जो मकड़ जाल है, मतलब एक तरीके से मकड़ी का जाल है, उससे निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक KN राज थे, ठीक है। इस युवा अर्थशास्त्री की दलीलें थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपने आप में अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अब क्या था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थे उसके कुछ स्पेशलिस्ट थे, जिसका नाम इसमें बताया हुआ है KN राज, ठीक है, इनका नाम था KN राज। इन्होंने क्या बोला कि जो ये एक तो बहुत ज़्यादा युवा अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बोला कि जो भारत है उसको अगले 2 दशक तक, मतलब 20 सालों तक कि जो अपनी जो एक तरीके से विकास की जो गति है उसको क्या करना चाहिए, उसको धीमी रखनी चाहिए, मतलब धीमा थोड़ा चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम तेज़ रफ्तार से विकास करेंगे तो अर्थव्यवस्था को भी वो क्या करेगा, नुकसान वो पहुँचा सकती है। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर जोर था। इस योजना के अंतर्गत बांध, सिंचाई,
क्षेत्र में निवेश किया गया था। अब क्या था कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया था कि कृषि पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, कृषि पे ध्यान दिया गया था। और इसमें आपके जैसे कि इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, बांध के मान लो कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं आता है ना, सिंचाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे इलाकों में क्या किया था, बांध की व्यवस्था की गई थी, सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। विभाजन के कारण, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो, विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी और इस क्षेत्र में तुरंत ध्यान देना ज़रूरी हो गया। अब क्या था, एक तो अंग्रेज़ जो थे ना, उन्होंने जो किसान थे उनका इतना शोषण किया था, हद से ज़्यादा शोषण किया था। ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, यही हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। मतलब आप मान लो कि वो क्या, जो किसान थे, जो किसानों पे क्या किया था, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ना स्थायी बंदोबस्त लगा दिए थे। इसका मतलब ये होता था कि चाहे आपके पास आंधी हो, सूखा पड़े, बाढ़ आए, कुछ भी करो, वो उनको एक हैवी टैक्स देना पड़ता था। तो जो हमारे किसान थे वो क्या करते थे कि भाई अंग्रेज़ों को टैक्स मतलब लेने के लिए, मतलब मान लो उनकी जो किसान जो भी वो खेती कर रहे हैं, खेती कोई अच्छी पैदावार हो, उसमें क्या करते थे कि अंग्रेज़ जो आपके किसान थे वो जो साहूकार होते थे है ना, जो ज़मींदार होते थे, उनसे वो लेते, ब्याज पे पैसा लेते थे। अब क्या होता था कि मान लो बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी चीज़ हो गई है ना, कोई भी आपदा आ गई, उसमें उनकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई, उनका मुनाफा बिल्कुल नहीं हुआ। अब अंग्रेज़ का वो जो किसान थे वो क्या करते थे कि वो दोबारा किसी दूसरे साहूकार से पैसे लेते थे। फिर वो पैसा क्या करते थे कि जो आपका जो अंग्रेज़ थे उन्हें देते थे, ठीक है, टैक्स के तौर पे। और दूसरा कि जो पैसे उसने पहले वाले ज़मींदार से जो लिए वो उसको चुकाते थे। अब मतलब जो किसान था वो बहुत ज़्यादा चपेट में आ जाता था। तो हमारी जो एक अर्थव्यवस्था थी ना, जो हमारी कृषि की जो भूमि थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब, जो मिड मतलब जो एक तरीके से जो भूमि होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि जो किसान जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, वो नील की खेती करवाया करते थे, तो हमारी जो भूमि थी बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गई थी। तो इस क्षेत्र में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भांगड़ा नागल जैसे विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो भूमि थी, ठीक है, जो भूमि थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। ठीक है, तो उसको पहले ठीक करने की, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब उसमें सुधार आएगा तभी क्या होगा, उसमें सुधार आएगा तभी क्या होगा कि हम एक अच्छी मात्रा में कुछ भी हम उसमें बो रहे हैं तो वो अच्छी पैदावार होगी। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। अब क्या था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने बनाई तो उसमें क्या हुआ था, एक तो भूमि सुधार पर जोर दिया गया, क्योंकि जब हमारे देश की भूमि अच्छी होगी ना, मिट्टी अच्छी होगी, तभी क्या होगा कि हम उस पर अच्छी पैदावार हो सकेगी, है ना, कुछ भी हम अच्छी फसल है उसको उगा पाएंगे। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने था। अब जो योजनाकार थे उनका लक्ष्य क्या था कि जो हमारे राष्ट्रीय आय, हमारे जो एक तरीके से मान लो जो नेशनल, ठीक है, जो नेशनल एक तरीके से आय है, इसके जो स्तर को क्या था, ऊंचा करना था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्च से ज़्यादा हो। अब क्या बता रखा है कि ये कब कर पाएंगे कि जब लोगों के खर्चे कम हो और उनकी बचत ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। इससे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की, ठीक है, बढ़ावा देने की कोशिश की। अब क्या था कि जो योजनाकार थे वो उन्होंने क्या किया, जो बचत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करी, ताकि वो जो आपकी राष्ट्रीय आय उसका स्तर थोड़ा ऊँचा उठा सकें। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोज़गार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश की मौजूदा पूंजी का भंडार कम था। मतलब कि क्या था, लोग ज़्यादा हैं लेकिन जो एक तरीके से जो काम है एक तरीके से मान लो वो कम है। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत 30 से पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। मतलब कि जो हम नियोजन कर रहे थे उसकी जो प्रक्रिया में लोगों की बचत थी वो क्या थी, 30 से पंचवर्षीय योजना में बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। मतलब बच तो रहा था लेकिन क्या था, बचत तो थी लेकिन
जो हम सोच जितनी हमें उम्मीद थी उतनी नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद थी कि हम जब पहली पंचवर्षीय योजना सोची थी उसमें क्या था कि उसमें सोचते हम थोड़ा ज़्यादा बचत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। ठीक है, अब क्या है, औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। अब सबसे पहला है कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया गया, उसमें कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और जो आपकी जो दूसरे प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर जोर दिया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। अब क्या है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या हुआ कि भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, मतलब इसमें उद्योग के विकासों पर जोर दिया गया था। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने ये योजना तैयार की थी। अब क्या आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके एक तरीके से योजनाकार कौन थे, तो उनका नाम था पीसी महालनोबिस। ये क्या था, इन्होंने नेतृत्व किया था उसका, मतलब कि ये मेन लीडर थे। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना का कोशिश, तेज रफ्तार और संरचनात्मक बदलाव। अब क्या था, जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मूल मंत्र था एक तरीके से वो क्या था कि मतलब हमें जो अपनी रफ्तार रखनी है वो धीमी रखनी है, लेकिन हमारा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल मंत्र क्या था कि जो हमें अपनी रफ्तार है वो तेज रखनी है। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी मात्रा पे शुल्क लगाया। अब क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट उसने क्या किया, हमारे जितने भी देसी उद्योग थे उनको संरक्षण देने के लिए आयात पर शुल्क लगाया। ठीक है, आयात का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश में आता है, और निर्यात का मतलब होता है कि जो हमारे देश में जाता है। ठीक है, निर्यात जो हम करते हैं एक देश से दूसरे देश को देते हैं वो निर्यात होता है, और जो हमारे देश में आता है उसको बोलते हैं हम आयात। तो जो हमारे देश में जब जो चीज़ें आ रही थी उसमें भारी मात्रा में क्या था, शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को आगे बढ़ने में मदद मिली। अब क्या था कि जितने भी जो उद्योगपति थे उनको क्या था, थोड़ा सा मदद मिल रही थी, क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता था। अब क्या था कि जो आपके ये बिजली हो गए, रेलवे हो गए, इस्पात हो गए, इस्पात मतलब मैंने आपको मतलब पता है ना, स्टील होता है, संचार, मशीनरी, ये जैसे क्या है, इनको अब सार्वजनिक क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा था। मतलब कि रेलवे मतलब मान लो बनी जा रही थी, इस्पात बनाए जा रहे थे, मशीनरी, संचार जैसे ये जो सारी चीज़ें क्या थी, इनको विकसित किया जा रहा था। दरअसल औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। अब जो हमने औद्योगिकरण का जो रास्ता अपनाया, इससे क्या था, इससे जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक विकास का नया आयाम मिला। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी, मतलब अच्छी चीज़ तो होगी दूसरे पंचवर्षीय योजना में, लेकिन क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकीकरण खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी वस्तु खर्च करनी पड़ती थी। अब क्या था कि भारत क्या था, उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ख़राब थी। जैसे बताया ना, भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या था, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा से खर्च करना पड़ता था। अब क्या इसमें बताया हुआ है कि भारत तो एक तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अब उसको जब वो दूसरे देश से क्या करता था कि टेक्नोलॉजी लेता था या ख़रीदता था, तो उसको जो विदेशी मुद्रा थी, मतलब जो हमारे देश में जो आया हुआ जो विदेशी धन था उससे खर्च करना पड़ता था। मतलब कि हम कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आयात करते थे और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो निर्यात करते थे। तो जो आयात जो हमारा होता था, मतलब कि जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है, उससे हमें खर्च करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम दूसरी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं ना दूसरे देशों से, इसीलिए। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। अब क्या था
कि कृषि की उद्योगों ने क्या किया, कृषि की अपेक्षा निवेश, मतलब कि उन्होंने सोचा कि हम जितना निवेश कर सकेंगे वो ज़्यादा सही है, तो ये क्या बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। ऐसे खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। अब क्या था कि हमारे देश में ना खाद्यान्न संकट होने की जो शंका थी, खाद्यान्न संकट थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, तो ये जो एक अलग तरीके से ये जो टेंशन है ये हो रही थी, जो भारत के जो लोग जो गवर्नमेंट है उसको। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। अब क्या था, एक तरफ कृषि, क्योंकि कृषि क्या था वो बहुत ज़्यादा ना क्या हो रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बेकार हो रही थी, क्योंकि हम एक तरफ तो मान लो कर रहे हैं सही, दूसरी तरफ हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो खराब हो रही है, तो बारिश में क्या होता, संतुलन नहीं हो पा रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग नहीं थी, मतलब कि जो थर्ड पंचवर्षीय योजना आई वो कुछ अलग नहीं थी, एक तरीके से बोल सकते सेम थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय योजना आयोग की रणनीतियों पे सीधे शहरों की तरफदारी होती नज़र आ रही है। अब क्या था कि भाई जो कुछ लोग थे उन्होंने बोला कि भाई ये जो योजना आयोग है इसने ये क्या कर रहा है कि जो आपके जो शहर हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है एक तरीके से, ठीक है। कुछ अन्य लोगों ने माना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई थी। अब क्या था, हमारे देश में ना एक तरीके से कृषि जो थी, मतलब खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा था, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आलोचना शुरू हो गई एक तरीके से योजना आयोग की। उसने बोला कि ये तो योजना आयोग क्या कर रहा है कि जो शहर हैं उनकी तरफदारी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, उधर विकास कर रहा है। और दूसरा ये कि कृषि को प्राथमिकता ना देकर उद्योगों को जो प्राथमिकता दी है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा गलती है, ये गलती की गई है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। अब कुछ लोग ये चाह रहे थे कि जो भाई आपके जो कृषि आधारित उद्योग हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अब आपको बता रखा है JC कुमारप्पा। कभी कभी ना छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कौन थे, इस तरीके से आपको एक बार इसको क्या करना है, रीडिंग कर लेनी है। असली नाम से JC कॉर्नेलियस अर्थशास्त्री थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, अब क्या था ये इंग्लैंड और अमेरिका में क्या था ये, अच्छा इनकी जो शिक्षा थी वो वहाँ पे हुई थी, अमेरिका और इंग्लैंड में। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। गांधीवादी क्या थी, इनकी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश थी। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के ये लेखक थे, इनकी बुक का नाम है। योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में इनकी क्या थी, हिस्सेदारी थी। ये इसमें बताया हुआ है कि आपके मैप के थ्रू कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक तरीके से मान लो कितना फ़ायदा हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना कितना फ़ायदा हुआ, ये है। अब आते हैं आपके PC महालनोबिस। ये इंपॉर्टेंट है कि PC महालनोबिस कौन थे, तो आप एक बार इसको देख लेना। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो आपको ये पोस्को प्लांट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या था, कब हुआ था, ठीक है। एक बार आपको ये अच्छे से इसके छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं। बॉम्बे प्लान क्या था वो मतलब आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। वामपंथ दक्षिणपंथ क्या है, इसके आपको नोट्स बना लेने हैं, है ना। एंड योजना आयोग क्या है, इसके नोट्स बनाने हैं आपको। इसमें से जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक तो आपका आ जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग क्या था, और आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, इस टाइप के क्या आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। प्रथम पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, यही सब आएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। तो आज का ये टॉपिक है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इसका चौथा लेसन शुरू करने जा रहे हैं कल से। तो ऐसे ही आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।